सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गैजेटेड ऑफिसर हूँ, राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं जिसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप ही की तरह मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ। SSC, बैंक्स और कैट जैसे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई और क्रैक किया है। इन वीडियोस को बनाने का मोटो ये है, मेरी जो अप्रोच, जिस अप्रोच से मैंने इंग्लिश सेक्शन को हमेशा कामयाबी के साथ क्रैक किया है ना, उस अप्रोच को आपको बताना। हर लड़का और हर लड़की कर सकती है जिसमें जज्बा है। आपको कोई पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं जाना है। एज़ फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न्ड, इस वीडियो के जरिए आपका इंग्लिश का सोल्यूशन हो सकता है। बस इसकी शर्त यही है, इस एडिटोरियल को आप देखेंगे फोकस के साथ, अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन को रखेंगे। मैं बार बार आपको मजबूर करूंगा सोचने पे, है ना, पेन को चलाना पड़ेगा। और इस एडिटोरियल को आप खुद से पहले पढ़ेंगे, बैटलिंग फॉर फ्री स्पीच। देखो बातें बहुत होगी, देसी भाषा में बता रहा हूँ। अगर आप इसको खुद पढ़ के नहीं आ रहे हो ना, नहीं पढ़ के आ रहे हो, तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, इंग्लिश में अगर आपको ज़रूरत है तैयारी करने की, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप तो तैयार हो या तो पूरी तरह से, तो कोई बात नहीं। अगर आप सीखने के मकसद से आए हो और इसको आप खुद नहीं पढ़ रहे हो ना, कड़वा लगे अच्छा लगे, आप सिलेक्शन नहीं लोगे। खुद से पढ़ने का क्या तरीका है फिर बता रहा हूँ। जाओ टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल YET नो चैट्स, यहाँ पे अवेलेबल है द हिंदू का PDF, मेरे चैनल है ना। हर रोज़ इसका PDF आपको मिल जाएगा। सुबह मैं बता भी दूंगा कौन सा एडिटोरियल में शाम को कवर करने वाला हूँ। पहले आप उसको खुद पढ़ोगे, फिर मेरे साथ पढ़ोगे, बस यही शर्त है। शुरू करें फटाफट से। कह रहा है बैटल हो रही है, लड़ाई हो रही है, और किस काम के लिए? फ्री स्पीच के लिए, आपके एक्सप्रेशन के राइट के लिए। फ्री स्पीच क्या होती है? अभिव्यक्ति का अधिकार है ना, आपको कुछ भी कुछ बोल सकते हो आप। तो कह रहे फ्री स्पीच के लिए बैटल चल रही है। कोई आदमी दूसरे आदमी को बोलने नहीं दे रहा है तरीके से, साफ साफ सच को। अब देखो कौन किसको नहीं बोलने दे रहा है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा रैकलेस फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस अगेंस्ट द प्रेस मस्ट एंड। कह रहे जो फाइल करने का काम है ना, दायर करने का काम है, और कैसा? एकदम रैकलेस, एकदम अंधाधुंध, बिना कंट्रोल के। तो कह रहा बिना कंट्रोल के अंधाधुंध जो फाइल हो रहे हैं ना, कौन से क्या चीज़ फाइल हो रही है? ऐसे केस जो क्रिमिनल डेफेमेशन के हैं, जो क्रिमिनल तौर पे एक दूसरे को मलाइन करने के, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के हैं। और किसके खिलाफ? कह रहा अगेंस्ट द प्रेस, प्रेस के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। कह रहा ये फाइलिंग है ना, मस्ट एंड, इसको एंड होना चाहिए। तो अंधाधुंध तरीके से जर्नलिस्ट लोगों को जो आप डेफेमेशन केस लगा रहे हो कोर्ट के अंदर कि इन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ उछाला है, कह रहे ये फाइलिंग जो है अंधाधुंध, इसको आप बंद करना पड़ेगा, मस्ट एंड। समझ गए सेंटेंस को? आते हैं सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी पे, फिर आएंगे इसकी ग्रामर पे। वोकैबुलरी क्या कहती है? डेफेमेशन, ये वर्ड कहाँ से बना है? आपने फेमस सुना ना, फेमस, बड़ा फेमस आदमी है वो, है ना। फेम भी सुना होगा, इसने बड़ा फेम पाया है ना, बड़ी ख्याति पाई इसने। बस वो फेम के आगे डी लगा हुआ है। ये डी रूट का काम यही होता है, किसी को भी बना देना क्या? एंटोनिम। फेम का एंटोनिम क्या होगा? डिफेम। किसी को आप जो, या तो किसी को मशहूर कर दो या किसी को बदनाम कर दो। डिफेम करने का मतलब ये होता है किसी को बदनाम करना। डिफेम से बन गया डेफेमेशन, है किसी की बदनामी। तो क्रिमिनल बदनामी के केस लग रहे हैं, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे ऐसा बोला है, ऐसा कोर्ट में केस लग रहा है। समझ गए? अब आ जाओ इसी ग्रामर पे। सबसे पहली चीज़, नए हो तो बता दूं, ग्रीन देख लो, ग्रीन सब के सब सब्जेक्ट्स हैं, और पिंक क्या है? सब के सब वर्ब्स हैं। इस लाइन की नहीं, पूरे के पूरे एडिटोरियल की। किस लिए किया है मैंने? अपना टाइम पास करने के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। अगर आप इस ग्रीन और इस पिंक का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, सब्जेक्ट और वर्ब को अपने आप से नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन पे कहीं पे है ज़रूरत काम करने की। समझ गए ना? आप सोचते होंगे ना, यार मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा मेरे से, फिर भी PQRS नहीं बन रहे, फिर भी कनेक्टर का क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे इसलिए नहीं हो रहा, तेरे को कभी सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना ही नहीं आया। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब तुमने पकड़ा नहीं, तुम कैसे बता दोगे उस सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ गायब है और क्लोज टेस्ट में कौन सा चारों में से आंसर आएगा? फिर बता रहा हूँ मैं, बहुत कम टीचर्स होते हैं इस तरीके से आपको समस्या की जड़ पे जाने की कोशिश करेंगे। यही जड़ है सब समस्याओं की, सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाते जाएं मेरे साथ में। पूरे एडिटोरियल की मार्क्ड है, जहाँ पे मैं बोलूँ सब्जेक्ट है, वहाँ पे अपना सब्जेक्ट मिलाने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से आपका भी आना चाहिए। शुरू करें फटाफट से। एक समरी दे रहा हूँ। तमिलनाडु में हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, 3 डेकेड्स बोल रहा है, तो 30 साल से ऐसा हो रहा है। अच्छा हो क्या रहा है? वहाँ पे कोई भी जर्नलिस्ट अगर किसी गवर्नमेंट के अधिकारी के खिलाफ कोई गलत बात बता दे, जैसे इसने कुछ गलत काम किया है ना, इसने कोई रिश्वत ली है, ऐसी कुछ बात कर दे ना कोई जर्नलिस्ट, या छाप दे किसी न्यूज़पेपर में, सरकार उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस डाल देती है। सरकार ये कहती है ये तो हमारे अफसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। कोर्ट कई बार बीच में चाप करती है, बीच में आके
कोर्ट ये कहती है कि ऐसे केस मत डाला करो, जर्नलिस्ट सच भी तो बोलते हैं, आप डेफेमेशन का केस नहीं डाल सकते हो इनके खिलाफ। कह रहा है फिर भी ये धड़ल्ले से हो रहा है पिछले 30 सालों से। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है आजकल में कोर्ट ने फिर से वहाँ की सरकार को लताड़ा है बुरे से, तमिलनाडु की, और उनको बोला है सुधर जाओ, ऐसे काम मत करो, जर्नलिस्ट लोग सच बोलते हैं और तुम आ जाते हो कि हमें इसने झूठ बोला है, प्रूव करके दिखाया करो इन्होंने झूठ बोला है, ऐसे मत जाकर के डेफेमेशन का केस जो है लगा दिया करो इनके खिलाफ, इनको डराने के लिए। तो बस इसकी आज की यही समरी है। कोर्ट की कुछ रीसेंट जजमेंट्स आई हैं, उसने कोर्ट में कुछ क्राइटेरिया दिया उसने कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी आप डेफेमेशन का केस लगाओगे, अदरवाइज रोज़ उठ करके मत आ जाया करो कि इस जर्नलिस्ट ने हमें ये बोल दिया। यही समरी है इसकी, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। डिटेल में आप मेरे साथ आगे देखेंगे, कोशिश करें समरी को 6 सेंटेंसेज में लिखने की। लिख करके आप बेहतर बनते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में ये चीज़ बहुत काम आती है आपके। शुरू करें। कह रहा है फीचर ऑफ पब्लिक लाइफ इन तमिलनाडु इन द लास्ट 3 decades हैज़ बिन द इनडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशन of criminal defamation proceedings against opposition leaders and the media। कह रहे एक फीचर है ना, एक जो है फीचर क्या होता है, जैसे आपके रिमोट में फीचर्स होते हैं ना कई सारे, तो कह रहे एक फीचर है, एक फंक्शन है किसका, पब्लिक लाइफ का। कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्या है, कह रहे पिछले कई डेकेड्स में, 3 decades में, 30 सालों के अंदर वो फीचर क्या रहा है, हैज़ बीन वो रहा है अंधाधुंध इंस्टीट्यूशन, अंधाधुंध शुरुआत करने का काम, और किसका, क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स का, ऐसी प्रोसीडिंग्स का, कार्रवाई का जो क्रिमिनल डेफेमेशन के रिलेटेड है। और किसके खिलाफ, कह रहा अगेंस्ट विपक्षी लीडर्स के खिलाफ, अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, और मीडिया के खिलाफ, वहाँ के जर्नलिस्ट के लोगों के खिलाफ। कह रहा वहाँ की पब्लिक लाइफ का एक विशेषता, एक फीचर यही है तमिलनाडु में 30 सालों में इनडिस्क्रिमिनेट इंस्टीट्यूशन होता आ रहा है डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स का वहाँ की विपक्षी पार्टियों और मीडिया के खिलाफ। तो रोज़मर्रा का काम है, कहने का मतलब वहाँ पे सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट है फीचर, वर्ब है इसकी हैज़ बीन। अगर आप ये चीज़ नहीं पकड़ पाए, इस सेंटेंस का ना सर आपके हाथ में ना पैर आपके हाथ में है, बस इसमें आप है ना चम्मच घुमाते जाओगे, कहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट आ रहा है, कैसे एरर निकालूं, नहीं निकलेगी एरर जब तक सब्जेक्ट वर्ब नहीं पता। दूसरी चीज़, इनडिस्क्रिमिनेट रेकलेस आया था ना ऊपर, अंधाधुंध, उसी का ही सिनोनिम है। रेकलेस मतलब अंधाधुंध, अनकंट्रोल्ड, इनडिस्क्रीट, केयरलेस, रैम्पेंट। एक और सिनोनिम याद कर लो इसका, इनडिस्क्रिमिनेट, जो चीज़ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, गधे और घोड़े को बराबर समझे, एकदम अंधाधुंध काम हो। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट इज़ नो सरप्राइज देन दैट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट ऑन द लिमिट ऑफ द स्टेट्स पावर टू प्रोसिक्यूट नंबर्स ऑफ द प्रेस फॉर डेफेमेशन शुड कम फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट। कह रहा है ये भी कोई सरप्राइज की बात नहीं है, बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है। कह रहा है ज़्यादातर जो कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट आई है ना, कौन सी, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड जजमेंट जो आई है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सबसे ज़्यादा डिटेल्ड। तो कह रहा सबसे ज़्यादा डिटेल भरी जो जजमेंट आई है ना, किस पे, लिमिट्स पे, सीमाओं पे, और किसकी, स्टेट की पावर की, राज्य की ताकतों की, और किस चीज़ को, प्रोसिक्यूट करने को, केस चलाने पे, और किसके ऊपर, प्रेस के मेंबर्स के ऊपर, हमारे जर्नलिस्ट लोगों के ऊपर। अच्छा किस काम के लिए, डेफेमेशन के लिए, कीचड़ उछाड़ने के लिए। कह रहा है ये जजमेंट जो है ना, अब इसकी वर्ब आ गई शुड कम, ये जजमेंट आनी चाहिए कहाँ से, मद्रास हाई कोर्ट से, हमारे वहाँ के महामहिम हाई कोर्ट के साहब हैं जो मद्रास वाले, उनके यहाँ से। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा कोई हैरानी की बात नहीं है, ये जो काम यहाँ पे रोज़मर्रा को हो रहा है ना, इसी वजह से सबसे बड़ी जो डिटेल जजमेंट आई है ना कि स्टेट की कितनी पावर है, किस पे आपको केस चलाना है कीचड़ उछालने के नाम पर, वो जजमेंट जो आई है मद्रास हाई कोर्ट से ही आई है। दूसरी स्टेट में काम कम होते हैं तो मद्रास हाई कोर्ट को करने की ज़रा ज़रूरत पड़ी तमिलनाडु के हिसाब से। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो, ग्रामर रहेगी आगे थोड़ी हैवी है, यहाँ मैं थोड़ा फास्ट प्रोसेस करता हूँ, ग्रामर नहीं है यहाँ पे हैवी है वोकैबुलरी, फटाफट देखते जाओ। वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड या एग्जॉस्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही होता है आपने हर एंगल को कवर कर लिया, एकदम डिटेल में चले गए, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। जजमेंट क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर, इसको वर्डिक्ट बोल दो, डिग्री बोल दो, रूलिंग बोल दो, एजुडिकेशन बोल दो, है ना। आगे इसके सिनोनिम लिखे हुए हैं कहीं और मैंने दूसरी जगह पे। चलो, प्रोसिक्यूट, किसी को कोर्ट में बुला करके केस चलाना, इसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको, प्रोसिक्यूशन से एक मिलता जुलता वर्ड है, आप कंफ्यूज हो गए आप में से ज़्यादातर लोग। चलो मैं लिखता हूँ, आप याद करो, समझ में आ रहा आपको क्या नहीं आ रहा। परसिक्यूशन, क्या होता है परसिक्यूशन, चलो आप बताना मुझे। दोनों वर्ड्स एक जैसे देखने में लगते हैं,
पर दोनों का मतलब थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग है। परसिक्यूशन ये एनआरसी सीए से रिलेटेड वर्ड है, आप अगर देखोगे नेट पे तो आप देखते समझ जाओगे डिक्शनरी में। और प्रोसिक्यूट का मतलब मैंने आपको बता दिया, आप खुद देखोगे ना तो इन दोनों वर्ड्स में हमेशा डिफरेंस कर पाओगे, इसलिए मैं इसका मीनिंग आपको आज नहीं बताता। चलो आगे बढ़े। कह रहे द वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस अब्दुल कुदोश, कुदोश है ना, अब्दुल कुदोश, क्वैशिंग अ सीरीज ऑफ डेफेमेशन कंप्लेंट्स फाइल्ड सिंस 11/12 is remarkable for applying a set of principles that would firmly deter the hasty and ill-advised resort to the state-funded prosecution। लंबा सेंटेंस है, छोटे छोटे पीस करूँगा, ग्रामर इसमें हैवी है, ध्यान से देखना। कह रहे जो वर्डिट आया ना, जो फैसला आया है किनका, इन जस्टिस साहब का। अच्छा कौन सा फैसला है, जो है क्वैश करने वाला, कैंसिल करने वाला, नलीफाई करने वाला। अच्छा किसको, एक सीरीज़ को, एक के बाद एक आने वाले डेफेमेशन की कंप्लेंट्स को। डेफेमेशन आप जान गए ना, कीचड़ उछालना, कंप्लेंट मतलब शिकायत। तो ये वर्डिट ऐसा ही था इनका, कुरैशी साहब का, कुदोश साहब का, कि इन्होंने क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया बहुत सारी एक के बाद एक आने वाली डेफेमेशन कंप्लेंट्स को। और कब से आ रही थी ये, 11/12 से आ रही थी, सिंस 11/12। कह रहे जो वर्डिट है ना, ये फैसला है रिमार्केबल, इसकी वाव आगे इस, ये फैसला है रिमार्केबल, बहुत ही देखने लायक। किस काम के लिए, अप्लाई करने के लिए। अच्छा किसको, प्रिंसिपल्स के सेट को, रूलों के, रूल्स के एक पूरे के पूरे सेट को। अच्छा कौन सा सेट है, कह रहे जो कि बड़ी मजबूती से डिटर करेगा, जो कि बड़ी मजबूती से रोकेगा, और किसको, फटाफट से होने वाले हेस्टी और ख़राब तरीके से, खराब मंशा से बनाए हुए इल एडवाइस्ड रिसोर्ट टू को। अब रिसोर्ट टू क्या होता है, किसी चीज़ पे उतराना या किसी चीज़ का सहारा लेना। तो कह रहे फटाफट से जो इल एडवाइस रिसोर्ट टू ये करते हैं ना, सहारा लेते हैं, और किसका, स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन का, स्टेट के पैसों से होने वाले प्रोसिक्यूशन के केसों का, और किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे ऊपर। सेंटेंस को समझने के लिए एक बार मैं इसकी हिंदी है ना आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर इसको पूरे को अपने पीस बाय पीस पढ़ेंगे। हुआ ये, सरकारी अफसर जो हैं अपना डेफेमेशन का केस कैसे करते हैं, वो सरकारी पैसों के ऊपर कोर्ट में जाकर के दायर करते हैं। वो क्या बोलते हैं, इस फला आदमी ने ऐसा बोल दिया कि मैं बड़ा करप्ट आदमी हूँ। अरे उसने तुम्हें बोला है, सरकार को नहीं बोला। अगर सरकार करप्ट होती तो सरकार अपने पैसे से डालती हुई अच्छी लगती, उसने तो तुम्हारे से बात की है, तो तुम जाकर के दायर करो ना कोर्ट में अपने पैसों से। कह रहा है ये स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन तमिलनाडु में बहुत होता है, सरकारी अफसर सरकारी पैसे पे जाकर के कोर्ट में केस डाल देता है। अब देखो यही कह रहा है, ये वर्डिट इन कुरैशी साहब का क्वैश करने वाला, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी जो 2011-12 से, बहुत रिमार्केबल है। इसने अप्लाई करवा दिया एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, जो कि अब मजबूती से रोक देंगे, डिटर कर देंगे फटाफट से और ख़राब मंशा से बनाए हुए रिसोर्ट टू का सहारा लेने का। किसके, स्टेट के पैसों से होने वाले प्रोसिक्यूशन को, और किसकी बिहाफ पे, तरफ से पब्लिक सर्वेंट के। अब पब्लिक सर्वेंट की तरफ से कोई भी केस स्टेट के पैसों पे नहीं होगा, ऐसा रिसोर्ट टू इस प्रिंसिपल ने ला करके दे दिया। सेंटेंस समझ गए मेरे ख्याल से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आएंगे सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी पे, फिर आते हैं इसके ग्रामर पे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ध्यान से देखना। वर्डिट के मैंने सिनोनिम आपको बताए थे ऊपर, सारे लिखे हुए नोट कर लें। जजमेंट, डिक्री, एडजुडिकेशन, रूलिंग, चारों का मतलब क्या है, कोर्ट का फैसला। क्वैश करना, नलीफाई करना, कैंसिल करना किसी चीज़ को, डिटर करना किसी चीज़ को, डिस्करेज करना, स्टॉप करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। सबका मतलब ये होता है किसी के रास्ते का रोड़ा बनना। डिटर का मतलब क्या होता है, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना, किसी को स्टॉप करना। समझ गए ना, सारे के सारे इसके सिनोनिम है। इल एडवाइस्ड रिसोर्ट टू, चलो पहले रिसोर्ट टू पे आते हैं। ये फटाफट से ना 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेज है। स्क्रीन को फ्रीज कर लेना यहाँ पे, मुझे फ्रीज करके बताओ इन सेंटेंसेज में आपको कहाँ कहाँ एरर लगी। ढीठ मत बनना, स्क्रीन को जरूर फ्रीज करना, नहीं करोगे तो यार फिर मेरे लिखे कुछ मतलब नहीं है ना, मैं ही बता दूंगा तो क्या मतलब होगा उसका। कोशिश करो पहले आप ढूंढने की एरर्स को। चलो देख लेते हैं फटाफट से सबको। देखो 90% ने कोशिश की है, मुझे पता है। अब जो 10% नहीं कर रहे हैं ना, वो खुद जिम्मेदार हैं अपने लिए। शी रिसोर्टेड टू स्टील फूड आउट ऑफ डेस्परेशन, उसने रिसोर्ट टू किया, सहारा लिया, उतर आई फूड को स्टील करने पे, डेस्परेशन से आउट ऑफ होके, डेस्परेशन के कारण। बहुत ही अधीर थी, बहुत ही भूखी थी, बहुत ही होपलेस थी, तो उसने फूड को स्टील करना शुरू कर दिया। शी रिसोर्टेड टू स्टील फूड। सेंटेंस में गलती क्या है, रिसोर्ट टू है ना, रिसोर्ट टू, इसमें जो टू है ये इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। ये बाय प्रपोजिशन, विद प्रपोजिशन, ऑन प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन जैसे ये टू भी एक प्रपोजिशन है। अगर ये प्रपोजिशन है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के हम क्या करेंगे, जब जब वर्ब दिख रही हो हम उसको बदल देंगे आईएनजी फॉर्म के अंदर। क्यों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रपोजिशन के बाद आकर के नाउन का काम करती है,
इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, हमारा ग्रामर का रूल सेटिस्फाई करती है। तो कहने का मतलब क्या, रिसोर्ट टू के बाद में स्टील फूड नहीं लिख सकते, स्टील तो एक वर्ब होती है, अगर लिखना है तो क्या आएगा, स्टीलिंग फूड। समझ गए। अगर इसको समझ गए तो दूसरे वाले को देखते हैं, शी रिसोर्टेड टू थेफ्ट। सर ने बताया रिसोर्ट टू आएगा जब जब इसके बाद कोई चीज़ आ रही हो उसको आईएनजी फॉर्म में बदल देते हैं, शी रिसोर्टेड टू थेफ्टिंग, है ना, यही करना है ना। बस अब ये रूल रट्टे मारते हैं ना, उन लड़के लड़कियों को समझा रहा हूँ मैं, क्यों आप फेल होते हो भाई, नहीं चलते हैं रूल रट्टे। मैंने आपको ये बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनानी है, अगर वर्ब ना दी हो, अगर नाउन दिया हो ऑलरेडी तो क्यों बनाओगे आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का तो काम करती है ना। अब मैंने थेफ्ट नाम का एक नाउन लगा दिया यहाँ पे, मान लो शी रिसोर्टेड टू मी, उन्होंने मेरा सारा लिया, मैं भी तो एक नाउन हूँ ना, एक प्रोनाउन हूँ मैं। जब नाउन प्रोनाउन रखा हुआ है तो उसकी आईएनजी फॉर्म ना तो बनती है और ना जरूरत है आपको बनाने की, समझ गए ना। नहीं होता, जब नाउन वर्ब पड़ी होती है तब उसकी आईएनजी फॉर्म बनती है, जब नाउन प्रोनाउन रखा है तो उसकी आईएनजी फॉर्म ना बनती है ना आपको बनानी है। इसलिए रूल रट्टे मत चलाया करो, रिसोर्ट टू में समझो क्यों इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। चलो अगला देख लेते हैं। द प्लान इज क्रिटिकल टू अचीव आवर ड्रीम्स। अब जैसे रिसोर्ट टू है वैसे क्रिटिकल टू है, इसका भी यही काम है ना। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, अचीविंग, अचीव मतलब पाना, एक वर्ब है, अचीविंग हो गया एक जेरेंट, क्योंकि टू आया है मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दी। अच्छा, द प्लान इज क्रिटिकल टू अवर सक्सेस, अब इसका क्या करूँ, आईएनजी फॉर्म लगा दूँ। सक्सेस खुद ही एक नाउन है, सफलता अपने आप में एक नाउन है, सफलता को आईएनजी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्रिटिकल टू के बाद सक्सेस नाम का इसको ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं है। वैसे ही दिस वैक्सीन इज की टू स्टॉप द डिजीज, की टू का भी यही काम है ना, अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, तो क्या करूँ, स्टॉपिंग द डिजीज। पर यहाँ पे की टू द फ्यूचर आ गया अगले सेंटेंस में, फ्यूचर तो मेरे भाई खुद ही नाउन है, अगर नाउन है तो इसकी आईएनजी फॉर्म ना होती है ना बनानी है, समझ गए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो जो आपने रिसोर्ट टू, क्रिटिकल टू, की टू के साथ किया ना, ये इनके साथ भी करना है, सबके साथ। सर मुझे कैसे पता लगेगा, आपने तो लिख दिए, लिखे ना, इसीलिए लिखे ताकि आप इसको नोट कर पाओ। अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, अपोज टू, कमिटेड टू, यूज टू, एडमिट टू, व्हेन इट कम्स टू, विद ए व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड लीड टू। इनके बाद में अगर तो पढ़ा है नाउन तो बात ठीक, अगर वर्ब पढ़ी है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखते ही लगा देनी है। नोट करें इसको, एक फॉर्मूला की तरह बता रहा हूँ मैं आपको, इन सब में टू प्रेपोजिशन है, इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। बढ़े आगे, कह रहे द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट द स्टेट शुड नॉट impulsively invoke provisions in CRPC to get its public prosecutor to file defamation complaints in response to every report। कह रहा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, देखो इस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कोर्ट ने दिए हैं, अब इन्हीं में से फर्स्ट प्रिंसिपल बताएगा, पहला रूल बताएगा। तो कह रहा पहला रूल वो है दैट वो ये कि स्टेट को, राज्य को नहीं इम्पल्सिवली इन्वोक करना चाहिए। इम्पल्सिवली मतलब एकदम से बिना सोचे समझे, इन्वोक करना मतलब किसी चीज़ को जगाना। तो स्टेट को बिना सोचे समझे नहीं जगाना चाहिए, किसको, प्रोविजंस को, उन कायदों को। और कहाँ पे, CRPC नाम के कोड में, है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके अंदर जो कायदे हैं उनको नहीं इन्वोक करना चाहिए। अच्छा क्यों, गेट करने के लिए इसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, इसके सरकारी वकील को, और क्या गेट करवाना है उसको, फाइल करवाना है डेफेमेशन कंप्लेंट को। इस जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इससे डेफेमेशन कंप्लेंट को फाइल करवाने के लिए, गेट पॉजिटिव वर्ब है, फिर बताऊंगा मैं आपको। अच्छा कहाँ पे डेफेमेशन कंप्लेंट, कहाँ पे, रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में, हर उस रिपोर्ट के, एवरी रिपोर्ट के, देखो कौन सी रिपोर्ट है, दैट कंटेन्स क्रिटिसिज्म, जिसमें कंटेन है बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी आलोचना। तो पहला प्रिंसिपल यही है, कभी भी स्टेट अपने आप से बिना सोचे समझे इन्वोक नहीं करेगी किसी भी कायदे को CRPC में, ताकि इसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल करवा पाए, प्रतिक्रिया में, रिस्पॉन्स में, हर उस रिपोर्ट के जो स्टेट को क्रिटिसाइज करती है, जो स्टेट की आलोचना करती है। तो जैसे स्टेट ने देखा अरे खराब रिपोर्ट आ गई, पकड़ो जर्नलिस्ट को, इस पर ये वाली धारा लगाओ और हमारे सरकारी वकील को कोर्ट में भेज दो, इसके खिलाफ 2 करोड़ का केस लगाते हैं हम, है ना। तो ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है नहीं करना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वो मिलाते जाना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कह रहे द कोर्ट डीम्स सच इम्पल्सिव एक्शंस एज अमाउंटिंग टू थ्रॉटलिंग डेमोक्रेसी। कोर्ट डीम करती है, मानती है, कंसीडर करती है, देखती है, समझती है, डीम करने के सारे मतलब हैं। कह रहे कोर्ट मानती है ऐसे इम्पल्सिव एक्शंस को, ऐसे ना सोचे समझे कामों को, और कैसे, अमाउंटिंग टू, बराबर, इक्वल टू, अच्छा किसके, थ्रोटल करने के, गला घोंटने के, डेमोक्रेसी का, जनतंत्र का। तो कोर्ट का क्या कहना है, ऐसे आपके बिना सोचे समझे जो एक्शन है ना, डेमोक्रेसी का थ्रोटल कर रहे हैं, गला घोंट रहे हैं। अब देख लो सेंटेंस की वोकैब,
अमाउंट टू इज इक्वल टू टेंट अमाउंट टू, तीनों अगर आ जाएं, तीनों का मतलब यही है कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर है। तीनों के बाद में हमेशा टू फिक्स प्रपोर्शन आएगी, अमाउंट ऑफ, अमाउंट बाय, अमाउंट विद, अमाउंट इनटू, ऐसा कुछ मत लगा देना कभी भी। थ्रॉटल करना आपको बता दिया मैंने, चोक करना, गला घोटना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, कंस्ट्रेन करना, किसी चीज़ को कर्व करना। और लिख देता हूँ चलो, एक कर्व करना, समझ गए ना। सबका काम यही होता है, किसी चीज़ का गला घोटना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। कह रहे इट एडवाइसेस, ये ऐसा एडवाइस भी करती है, कौन, कोर्ट। कह रहे इट एडवाइसेस, ऐसा एडवाइस भी करती है, किसको, सरकार को, द गवर्नमेंट को। और क्या करने के लिए, टू हैव अ हायर थ्रेशोल्ड फॉर इन्वोकिंग डेफेमेशन प्रोविजंस, कि वो रखे, हैव करे, एक ज़्यादा बड़ी मिनिमम लिमिट को इन्वोक करने के लिए, जगाने के लिए, कीचड़ उछालने की, डेफेमेशन की प्रोविजंस को, कायदों को। तो कह रहा है आप थोड़ा सा अपने अंदर टॉलरेंस रखो, अपनी थ्रेशोल्ड को, मिनिमम लिमिट को थोड़ा सा ऊपर लेकर के आओ। ऐसा नहीं है जैसे उंगली दिखाई और कोर्ट में केस डाल दिया। तो ऐसी एडवाइस भी इसने दी है, थोड़ा सा मिनिमम लिमिट को ऊपर लेकर के आओ अपने जो है ना टॉलरेंस की। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, थ्रेशोल्ड को बता दिया मैंने आपको, मिनिमम लिमिट है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा, सीलिंग या कैप। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, मिनिमम लिमिट, सीलिंग या कैप मतलब मैक्सिमम लिमिट, कोई चीज़ कितनी ऊपर जा सकती है। तो कह रहा है इट नोट्स, ये ऐसा नोट भी करती है। अच्छा, कौन, कोर्ट नोट करती है। अच्छा, क्या, दैट ईच टाइम अ पब्लिक सर्वेंट फील्स डिफेम्ड बाय अ प्रेस रिपोर्ट, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव राइज टू ए कॉज फॉर आस्किंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स ऑन हर बिहाफ। कोर्ट ने नोट किया कि हर बार जब एक पब्लिक सर्वेंट फील करता है अपने आप पे कीचड़ उछला हुआ, डिफेम्ड, है ना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे गलत तरीके से मेरे को बदनाम किया गया है। कह रहा जब जब एक पब्लिक सर्वेंट ऐसा फील करता है, और किसके द्वारा, एक प्रेस की रिपोर्ट के द्वारा, एक जो है न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल के द्वारा। तो कह रहा है ये जो है ना ऑटोमेटिकली राइज नहीं करता है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं लेकर के आता है एक कॉज को, एक कारण को आस्क करने के लिए, कहने के लिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो शुरू कर दे प्रोसीडिंग्स को उसके बिहाफ पे, उस पब्लिक सर्वेंट की तरफ से। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये नहीं है जब जब किसी पब्लिक सर्वेंट को, सरकारी अधिकारी को ऐसा लगे कि इस प्रेस वाले ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आकर के उस प्रेस वाले के खिलाफ जो है केस डाल दे अधिकारी की तरफ से। अब सवाल आपका ये भी आ सकता है, सर यहाँ पे हर बिहाफ क्यों लिखा है, पब्लिक सर्वेंट तो हिज भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। आपको मैंने पर्सोनिफाइड नाउन्स बताए थे नाउन वीडियो के अंदर, जैसे टाइम है, डेथ है, समर है, विंटर है, इनको हम मेल मानते हैं। जैसे नेचर है, अर्थ है, इनको हम क्या फीमेल मानते हैं, शिप है। वैसे ही पब्लिक सर्वेंट इसने एज ए फीमेल पर्सोनिफाइड जो है ना नाउन यूज़ किया है। अब देखो इसके पीछे क्या फॉर्मूला यूज़ करने का, ये इसका राइटिंग स्टाइल है। कोई दूसरा राइटर यहाँ पे हिज भी लिख सकता था। एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है आपको इस केस के अंदर हिज या हर दोनों में से दोनों को बराबर मानना है ना। ये राइटिंग स्टाइल है इसका, राइटिंग स्टाइल के अंदर ग्रामर को मिक्स करने की कोशिश है ना करें। चलो, कह द स्टैट्यूटरी distinction between defaming a public servant as a person and as a said itself being defamed has to be maintained। कह रहे जो डिस्टिंक्शन है ना, जो फ़र्क है, और कैसा, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी क्या होता है, जो चीज़ लीगल हो, कानून के हिसाब से हो। तो कह रहा है कानूनन जो फ़र्क है ना, अच्छा किन दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन लगा के बता रहा है। डिफेम करने के बीच में पब्लिक सर्वेंट को कड़ी निंदा करने के ऊपर पब्लिक सर्वेंट की एज अ पर्सन, एक पर्सन के तौर पे। अच्छा, और दूसरी चीज़ एज द स्टेट इटसेल्फ बीइंग डिफेम्ड, और एक स्टेट के खुद के डिफेम होने के। करें इन दोनों की चीज़ों के बीच का जो फ़र्क है ना, हैज़ टू बी मेंटेन्ड, उसको मेंटेन किया जाना ही चाहिए। कब आप एक पब्लिक सर्वेंट पे कीचड़ उछाल के उसको पर्सनली ब्लेम कर रहे हो, और कब आप एक पब्लिक सर्वेंट पे कीचड़ उछाल के स्टेट को ब्लेम कर रहे हो, इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन हमें कानूनन तौर पे मेंटेन करना है। समझ गए सेंटेंस को। इटसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, प्रोनाउन वीडियो में आप मेरे साथ देख चुके हो ये प्रोनाउंस क्या होते हैं। ये बात करते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देके, वर्ब से पहले आते हैं, ये इनकी पहचान होती है। वर्ब के बाद इनको लगा करके अक्सर आपसे एरर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। करवा चुका हूँ मैं आपको, ध्यान करें उसको, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की वीडियो पे। कह रहा है जस्टिस कुडोदोश, क्या नाम इनका, कुडोश, गोज ऑन टू फॉल्ट द गवर्नमेंट फॉर अकॉर्डिंग सैंक्शन टू द इनिशिएशन ऑफ केसेस थ्रू द प्रोसिक्यूटर्स विदाउट एक्सप्लेनिंग। कह रहे जो साहब है ना, जस्टिस साहब, ये गोज ऑन चले गए, आगे चले गए, गो ऑन कर गए, इतना आगे बढ़ गए, किस काम पे, फॉल्ट करने पे सरकार को,
सरकार की गलती निकालने पे। किस काम के लिए? अकॉर्ड करने के लिए सैंक्शन को, देने के लिए मंजूरी को। अच्छा किसकी? इनिशिएशन की शुरुआत की। अच्छा किनके? केसेस के। अच्छा कैसे? जरिए प्रोसिक्यूटर्स के, सरकारी वकीलों के। और कब? विदाउट एक्सप्लेनिंग, बिना एक्सप्लेन किए। अच्छा किस चीज़ को? हाउ द स्टेट हैज़ बीन डिफेम्ड, कैसे स्टेट डिफेम हुई है। सारे पीस जोड़ रहा हूँ मैं। ये जस्टिस साहब इतना आगे चले गए कि इन्होंने फोल्ड कर दिया सरकार को कि क्यों आपने सैंक्शन दे दिया केसेस की शुरुआत का अपने प्रोसिक्यूटर के जरिए। प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, अपने सरकारी वकील के जरिए बिना एक्सप्लेन किए, बिना इस चीज़ को बताए कैसे स्टेट डिफेम हुई है। केस तो आप ले आते हो, इसने स्टेट को डिफेम किया है हमारी। अरे हुई कैसे है ये? क्या आपने कभी केस कोर्ट में आकर के बताया? कैसे आपको लगा कि आपकी स्टेट डिफेम हुई है ना? तो कह रहा है कभी ये तो करते नहीं हो और केस ले आते हो, प्रोसिक्यूटर को भेज देते हो, सरकारी वकील को। चलो आगे बढ़ते हैं। सैंक्शन आप जानते हैं ना, मंजूरी को भी सैंक्शन कहते हैं, प्रतिबंध को भी सैंक्शन करते हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या मंजूरी दी जा रही है ना? कह रहा ही कॉशंस प्रोसिक्यूटर्स अगेंस्ट acting like a post office, noting that the role is to scrutinize the material independently to see if the offense has been made out। कह रहे उन्होंने ही कॉशन किया। वो कॉशन करता है, सावधानी देता है, चेतावनी देता है एक्चुअल में। किसको? प्रोसिक्यूशर्स को। और किस बात के लिए? अगेंस्ट, इस बात के एक्ट करने के एक पोस्ट मास्टर की तरह, पोस्ट ऑफिस की तरह। तो कह रहा है आप है ना डाकिए मत बन जाओ सरकार के। जैसा सरकार ने चिट्ठी भेजी और कोर्ट में लेकर के आ गए कि मैं ये केस करने आया हूँ इस आदमी के खिलाफ, तो उसने क्वेश्चन अगेंस्ट किया, उनको चेताया है इस चीज़ के खिलाफ। कैसे? नोट करते हुए इस चीज़ को, किस चीज़ को? कह रहा उनका जो रोल है ना, किनका? प्रोसिक्यूटर्स का। इनकी जो भूमिका है ना वो है स्क्रूटनाइज करने की, पूरी छानबीन करने की, मटेरियल के अंदर जो भी सामान इनको मिला उसके अंदर। और कैसे? इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए। और क्यों? देखने के लिए क्या ऑफेंस हैज़ बीन मेड आउट, वास्तव में ऑफेंस किया गया है या नहीं किया गया। कह रहा है एंड इफ सो, अगर ऐसा है, वेदर इट रिलेट्स टू पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफिशियल फंक्शंस और नॉट। कह रहा अगर ऑफेंस किया भी गया ना तो ये देखना है कि हाँ कि ना, वेदर ये रिलेट करता है, रिलेटेड है इस सरकारी अधिकारी के कंडक्ट से, व्यवहार से, उस कोर्स में, उस काम के अंदर जो था डिस्चार्ज करने का इसके सरकारी फंक्शंस को, सरकारी ड्यूटीज़ को, या नहीं था, और नॉट। और कब? बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट को फाइल करने से पहले। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, बहुत सारे क्लॉज आए हैं। देखो 4 तरह के तो इसमें सब्जेक्ट आ गए और उनकी 4 वर्ब्स आ गई। फटाफट एक बार रिपीट कर दूं, शायद आप इस बार अच्छे से समझ पाएँ। चेताया उसने प्रोसिक्यूटर्स को कि ना बन जाओ आप डाकिए, नोट करते हुए उनके रोल को जो कि है छानबीन करने का मटेरियल के अंदर, बिना किसी पर डिपेंड हुए अपने आप से छानबीन ये करें, देखने के लिए कि ऑफेंस वास्तव में किया गया है नहीं किया गया। और अगर किया भी गया है तो क्या ये रिलेट करता है सरकारी अफसर के उस कंडक्ट से, व्यवहार से, जो इसकी डिस्चार्ज करने को था ऑफिशियल फंक्शंस को, उस रास्ते के अंदर था या नहीं था, है ना? हो सकता है उस सरकारी अफसर ने अपने घर में कुछ किया और रात में, तो अब उसको सरकारी वाला काम जो है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस काम में आगे नहीं आना चाहिए। और कब? एक कंप्लेंट को फाइल करने से पहले। तो ये काम ये कहना चाह रहा है, कह रहे आप खुद देखोगे वास्तव में काम है, हुआ या नहीं हुआ, और आप ये भी चेक करोगे अफसर की कहीं पर्सनल कंप्लेंट तो नहीं हुई है, कहीं आप सरकार जो है अफसर की पैरवी तो नहीं कर रही है। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड देख लेना, स्क्रूटनाइज, किसी चीज़ को लुक इनटू करना, प्रोब करना, एग्जामिन करना, टेस्ट करना, सबका मतलब होता है छानबीन करना, स्क्रूटनाइज करना। आगे बढ़ते हैं, कॉशन अगेंस्ट को देख लें। फिक्स प्रपोजिशन है, जब भी आप कॉशन अगेंस्ट करते हैं ना किसी को, तो आप चेता रहे हैं उसको, किसी चीज़ के लिए चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे सो इस तरह, द कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट को ऐसा मिला या उसने ऐसा पाया, दैट ये मैनी वर केसेस इन विच पब्लिक सर्वेंट्स ought to have filed individual cases, बहुत सारे ऐसे केस थे इन विच, जिसके अंदर सरकारी अफसर को होना चाहिए था क्या, फाइल किया होना चाहिए था इंडिविजुअल केस को। कई ऐसे केस थे जिसमें सरकारी अफसर के पर्सनल जो है एलिगेशन लगे हुए थे और सरकार के पैसे पे उनके केस को लड़ा जा रहा था सरकारी वकील के द्वारा। तो कोर्ट ने ऐसा फाइंड किया है, तो इनका पर्सनल केस है, आप कैसे ले आए सरकारी वकील साहब, समझ गए ना? देखने वाली चीज़ ought प्लस में टू, कुड, शुड, वुड, ये सब के सब मॉडल्स हैं। ये ought टू एक ऐसी मॉडल है जो अपने बाद हमेशा टू लेती है। ought के बाद में अगर टू नहीं लगाया तो आपने कर दिया ब्लंडर, है ना? तो ब्लंडर मत करना, ought के बाद में टू लगाना। देखो यहाँ तक तो ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ समझते हैं टू लगाना है। अब ब्लंडर और बड़ा कहाँ करते हैं, जब उस सेंटेंस में नोट आ रहा हो तो। अब देखो कैसे, वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें
अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। और तो मतलब आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है आपका, है ना, आपका फर्ज है ये। अच्छा, ऑट के बाद में टू तो लग गया, ठीक है सेंटेंस। अगर मैं ऐसा बोल दूं हमें बाहर नहीं जाना चाहिए बिना रीज़न के, उसको आप ऐसे बनाओगे, वी ऑट टू नोट गो आउटसाइड विदाउट रीज़न। अब देखो यहाँ पे एक दूसरे फॉर्मूला को आप भूल गए। वो फॉर्मूला ये कहता है, नोट कहता है मैं जब जब इन्फिनेटिव आ रहा होगा उसके पहले आऊँगा, उसके बाद में नहीं आऊँगा। इन्फिनेटिव से मेरे को तो आपको पहले रखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही रखोगे, उसके बाद नहीं रखोगे। तो अगर टू नोट गो लिखा है ना तो गलत हो गया, इस नोट को निकाल देता हूँ और टू से पहले रख देता हूँ। वी ऑट नॉट टू गो आउटसाइड विदाउट रीज़न। ये ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स तो क्या है यार, ये रूल्स हैं छोटे मोटे। अगर आप इनको ऐसे इंडिविजुअली अलग अलग जगह रखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैं एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, टू प्लस में नोट कैसे बिहेव करता है और ऑट के साथ में टू कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। नोट करें इसको। करण अर्लियर मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग नोटेड दैट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन मस्ट बी दैट एम्पुटेशन वॉज एक्चुएटेड बाय मैलिस और विद रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ। कह रहे पुराना जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, रूलिंग आई, जो उसका फैसला आया, उसने ऐसा नोट किया, उसने ऐसा पाया दैट वो ये कि एक बहुत ही ज़रूरी घटक जो है ना, इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है, फैक्टर जो है क्रिमिनल डेफेमेशन के केस का, मानहानि के केस का, मस्ट बी वो होना चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए कि जो इम्प्यूटेशन है ना, जो एलिगेशन है, जो ब्लेम है, उसको एक्चुएट किया गया, उसको सच बनाया गया, उसको शुरू किया गया दुर्भावना के द्वारा, मालिस के द्वारा, इल विल के द्वारा। और कैसे? डिसरिगार्ड के द्वारा, विद रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ, सच के लिए। सेंटेंस को समझो। कह रहे क्रिमिनल डिफेमेशन तभी केस बनेगा जब आप ये प्रूव कर दो सामने वाले ने आपके साथ हेटफुल कोई बात बोली है या आपके सच को छुपाने की कोशिश की है। समझ गए ना। अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है, पब्लिक को गुमराह करने की बात हो रही है, अगर इस तरह से कोई काम हो रहा है ना, तभी वो जो है क्रिमिनल डेफेमेशन का केस है, अदरवाइज वो केस नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, इम्प्यूटेशन का मतलब होता है ब्लेम या डेफेमेशन, किसी पे कीचड़ उछालना, किसी की निंदा बुराई करना। एक्चुएट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग एक्चुअल इज टू एक्चुएट, किसी चीज़ को रियल बनाना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरुआत करना, एक्टिवेट करना, मोटिवेट करना। अब मैं दो सेंटेंस बताता हूँ, ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द पंप इज एक्चुएटेड बाय अ मोटर, ये पंप स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है एक मोटर के द्वारा। ये पंप इसलिए है क्योंकि एक मोटर इसमें लगी हुई है। एक्चुएट इसको एक मोटर करती है, एक्चुअल में इसको एक पंप बनाती है। समझ गए ना। इस तरीके से याद रखें। मोस्ट क्राइम्स आर एक्चुएटेड बाय ग्रीड, ज़्यादातर क्राइम्स जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, वो रियल होते हैं ग्रीड के कारण, आपकी जो है लालच के कारण। तो लालच के कारण ही ज़्यादातर क्राइम्स होते हैं। तो एक्चुएट वर्ब को नोट करें। मैलिस मैंने आपको बता दिया, ये क्या होती है? हेट, मैलेवोलेंस, एनिमोसिटी, आपके बीच की दुश्मनी, उसको कहते हैं मैलिस। कह रहा है रीसेंट जजमेंट बाय जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन enunciated what is known in the United States as the Sullivan rule of actual malice। कह रहा है एक रीसेंट जजमेंट जो आई है ना इन जस्टिस साहब के बाद, क्या आई है? कह रहे जजमेंट ने इनंशिएट किया, साफ साफ शब्दों में इस जजमेंट ने स्पेसिफाई किया, इनंशिएट किया। और क्या? जो कि जाना जाता है। अब देखो, जो इनंशिएट किया ना, वो चीज़ जानी जाती है अमेरिका के अंदर इस रूल के नाम से, सलिवन रूल के नाम से। और ये रूल कहेगा एक्चुअल मलिस का, वास्तव में दुश्मनी का। तो सलिवन नाम का केस हुआ था अमेरिका में, मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। इस केस के अंदर कोर्ट ने बताया कौन से केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि मानहानि लगेगी और कौन से केस में नहीं लगेगी। अगर वास्तव में मानहानि हुई है तो आप ऐसे उसको टेस्ट करोगे। सलिवन नाम के केस को हमने क्राइटेरिया बना दिया है। तो अगर एक ये जजमेंट भी आई है इनकी, जिन्होंने साफ साफ तरीके से वही चीज़ बताई जो सलिवन केस के बारे में अमेरिका बता चुका है। समझ गए ना। एनंशिएट करना क्या होता है? टू मेक समथिंग क्लियर। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है आर्टिकुलेट, साफ साफ किसी बात को कहना। कह रहा वाइल क्वेश्चनिंग अ प्राइवेट कंप्लेंट against a journalist and a newspaper, the judge said two of the exceptions to defamation given in section 49(499) pertain to public conduct of public servants and conduct of any person on any public question। ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा जो है सेंटेंस है। क्वैश करते हुए, कैंसिल करते हुए एक प्राइवेट कंप्लेंट को एक जर्नलिस्ट और एक न्यूज़पेपर के खिलाफ जज साहब ने ऐसा बोला। देखो, क्वैश करने का मतलब क्या है? कैंसिल करना। तो एक जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के खिलाफ एक कंप्लेंट आई होगी मानहानि की, उसको कैंसिल करते हुए जज साहब ने बोला कि दो जो एक्सेप्शन थी ना, एक्सेप्शन तो आप जानते ही हैं, है ना, हटके जो कोई चीज़ हो, किसकी? डेफेमेशन की
अच्छा कहाँ पे? 499 नंबर सेक्शन में। वो जो वो एक्सेप्शन थी वो किससे पर्टेन करती थी? वो किससे रिलेटेड थी? पब्लिक कंडक्ट से, पब्लिक में बिहेवियर से किसी भी पब्लिक सर्वेंट के, और कंडक्ट से बिहेवियर के किसी भी पर्सन के, किसी पब्लिक के क्वेश्चन के ऊपर। समझो इस चीज़ को। वो कह रहे हैं डेफेमेशन का केस जो है, 2 धाराएं उसमें ऐसी हैं जो आप किसी भी आदमी पर लगा सकते हो और किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर इंडिविजुअली लगा सकते हो। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, उसने रोड पे किसी के थप्पड़ मार दिया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते देखो सरकार कैसी अंधी है। आप ऐसा बोलो ये अधिकारी है और इसने किसी के साथ मारपीट की है, इस पर पर्सनली केस चलाएंगे हम, है ना, वो अलग बात है। या किसी आदमी ने राम मंदिर पे कुछ कह दिया, तो ऐसा मत बोलो ये आदमी बीजेपी का है, इस आदमी के विचार हैं इसलिए इस आदमी को हम ये सज़ा देंगे, इसने राम मंदिर या बाबरी मस्जिद पे ऐसा बोला है। समझ गए ना? तो कह रहे 2 एक्सेप्शन थी उसमें डेफेमेशन के अंदर। जज ने बोला जो लोगों पे इंडिविजुअली अप्लाई होती है, अब सरकारी खर्चे पे इनको जो ना केसों को मत चलाया करो। कहने का मतलब ये। पर्टेन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड होता है। इसके बाद फिक्स प्रपोजिशन टू आएगी, ही आएगी। पर्टेन टू ही होता है, पर्टेन विद नहीं होता। बढ़े आगे। कह रहे दिस इम्प्लाइड, ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इम्प्लाई करती है, इशारा करती है। अच्छा क्या कह रहे? जो लेजिस्लेचर है ना वो खुद भी ये बिलीव करता है। लेजिस्लेचर कौन है? हमारी पार्लियामेंट, जो लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं, लेजिस्लेशन बनाते हैं। कह रहा हमारी पार्लियामेंट संविधान है ना, वो खुद भी इसी चीज़ में बिलीव करता है कि अगर नहीं है, अनलेस, अगर नहीं है क्या, इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। और क्या कि जो रिपोर्टिंग है एक पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट पे, एक रिपोर्ट है पब्लिक सर्वेंट के बिहेवियर पे, और एक पब्लिक क्वेश्चन के ऊपर, एक ऐसी बात पे जो सबके लिए मुद्दा है। कह रहा ऐसा कोई रिपोर्टिंग जो है ना, अगर वो विशिएटेड नहीं है मैलिस के द्वारा, अगर वो करप्ट नहीं है बुरी भावना के द्वारा, तो कह रहा क्वेश्चन जो है ना डेफेमेशन का डज नॉट अराइज, वो उठ खड़ा ही नहीं होता। कह रहा एंड दैट इवन इनएक्यूरेसीज इन रिपोर्टिंग नीड नॉट ओकेजन अ प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन। और ये भी दिखाता है कि यहाँ तक की गलतियाँ रिपोर्टिंग के अंदर नहीं ओकेजन करती हैं, नहीं ज़रूरी बनाती हैं एक प्रोसिक्यूशन को डेफेमेशन के लिए, मान हानि के लिए। सेंटेंस बताता हूँ मैं, बहुत कन्फ्यूजन वाला है, लंबा सेंटेंस है, एक बार रिपीट करो, आप देखो कितना सिंपल बन जाएगा। ये ऊपर वाली चीज़ इशारा करती है, हिंट करती है, इम्प्लाई करती है कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट खुद भी इस चीज़ में बिलीव करती है। अब देखो क्या चीज़ में बिलीव करती है, वो दो चीज़ें हैं। वो पहली चीज़, जब तक ये ना बता दिया जाए, प्रूव ना कर दिया जाए कि एक पब्लिक सर्वेंट का जो व्यवहार है या उसका जो कंडक्ट है एक पब्लिक के क्वेश्चन पे, है ना, जो ऐसा क्वेश्चन है जो सबके लिए है, वो क्वेश्चन समझिए ना, पब्लिक क्वेश्चन, सबके, सबसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा। कह रहा है उस पर जो रिपोर्ट जो बनेगी ना, वो विशिएट नहीं है एक मलिस के द्वारा, वो रिपोर्ट करप्ट नहीं है, खराब नहीं है दुर्भावना के द्वारा। तो कह रहा क्वेश्चन जो है ना डेफेमेशन का अराइज होता ही नहीं जब तक आप ये प्रूव ना कर दो ना इस पब्लिक सर्वेंट ने बुरी भावना से कोई काम किया है या कोई कमेंट किया है, तब तक डेफेमेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, डज नॉट अराइज। कह रहा और इवन यहाँ तक कि कोई इनएक्यूरेसी भी आ जाए ना रिपोर्टिंग में, अगर उससे कोई काम में गलती आ जाए, उसने कोई बात कह दी हो, बाद में वो जो झूठी निकले, इनएक्यूरेसी हो ना, जानबूझ के ना की हो, कह रहे ये भी ओकेजन नहीं करती है एक प्रोसिक्यूशन को डेफेमेशन के लिए। ऐसा नहीं है उसने आज बोल दिया कि हमने इस एरिया में छापा मार के इतने पैसे पकड़े हैं, इतने लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, कल पता लगे कम पैसों को पकड़ा और कम लोगों को गिरफ्तार किया है, तो आप उसके ऊपर जाके केस लगा दो, भाई तुमने तो बोला था 15 आदमी पकड़े हैं, तुमने तो 5 ही पकड़े। तो कह रहा इनएक्यूरेसी अगर ऐसी आ जाए ना, तो ऐसा नहीं है आप उसको जा करके उस अधिकारी के ऊपर केस लगा दोगे कि इसने तो हमें बदनाम करने की कोशिश की है। और अगर उसकी बात में कोई खराबी नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, मलेस नहीं है, तो भी ऐसा नहीं कह सकते आप कि इसके ऊपर हम केस लगाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, अगर इसका मीनिंग समझ में आ गया हो तो ग्रामर को देखते हैं, ग्रामर भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, फटाफट देख लो पहले वोकैबुलरी को। इटसेल्फ क्या है यहाँ पे, ये बताओ पहले, एम्फेटिक है रिफ्लेक्सिव है? यहाँ पे स्क्रीन को फ्रीज करो, एम्फेटिक है रिफ्लेक्सिव आप मुझे बताएंगे। चलो ये है एम्फेटिक, बिलीव्ड वर्ब से पहले आया हुआ है। अगर आपका चक्कर नहीं करना होता ना दिमाग, तो इस इटसेल्फ को उठा करके यहाँ ले आता। तो बिलीव 2 चीज़ें कर देता, फिर ये एक तो अपने आप में कर देता और एक इस चीज़ में कर देता। बिलीव तो एक ही ऑब्जेक्ट लेगी वर्ब, इटसेल्फ जो है ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, वर्ब से पहले आएगा। करवाया आपको, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, प्रोनाउन वीडियो में जो आपने मेरे साथ सीखा है। अब इस अनलेस को देख लेते हैं, फटाफट से इन दोनों सेंटेंसेस को फ्रीज करके मुझे बताओ इनमें क्या एरर है। चलो दिक्कत ये है, अपने हिंदी इंग्लिश में लगाते हैं। आप बोलते हो ना, जब तक वो पैसा नहीं देंगे मैं उनको नहीं जाने दूंगा, जब तक मैंने गेट नहीं खोला उसने नॉक करना बंद नहीं किया, ऐसा बोलते हैं अपने हिंदी में। इंग्लिश में हो जाती है गलती। अपने इंग्लिश में कैसा बोलते हैं, मैं उनको नहीं जाने दूंगा जब तक वो पे ना करें, है ना, अनलेस दे डू नॉट पे। अब दिक्कत क्या है,
अनलेस के अंदर खुद ही जो है ना, अनलेस और अनटिल, इन दोनों के खुद के अंदर ही नोट लगा हुआ है। अगर इनके अंदर नोट लगा हुआ है ना तो दूसरा नोट नहीं लगेगा। इनके साथ में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता जो क्लोज अनलेस से शुरू हो रहा हो। तो अनलेस दे डू पे का मतलब यही है, अगर वो पे नहीं करते हैं तो। नहीं कहाँ से आया भाई, इसमें अन लगा हुआ ना, अन, ये अन का मतलब ही नहीं है ना। तो अनलेस दे डू पे का मतलब क्या है, जब तक वो पैसा नहीं देते हैं मैं उनको नहीं जाने दूंगा। अब वही काम अंटिल के साथ करना है। शी केप्ट ऑन नॉकिंग डोर अंटिल आई डिड नॉट ओपन इट। उसने नॉक करना जारी रखा जब तक मैंने खोला नहीं। खोला नहीं, 2 बार नहीं लग गया यहाँ पे, तो इस नोट को तो निकाल, अनटिल में नोट लगा ही हुआ है। तो अनटिल आई डिड ओपन इट, अब यहाँ पे डिड ओपन नहीं आएगा, ओपन ही आएगा। अनटिल आई ओपन इट, इसका मतलब यही है जब तक मैंने नहीं खोला। समझ गए ना। तो अनलेस और अनटिल का याद रखें, इनके बाद में कभी भी नोट ना लगाएं। नोट इनके अंदर लगा हुआ है, समझ लें लगा हुआ है नोट ऑलरेडी अपने आप से। आगे बढ़ते हैं। विशिएट मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ विशिएटेड होती है जो रॉडन होती है, करप्टेड होती है, सड़ी हुई होती है, पॉल्यूटेड होती है, करप्ट होती है, मॉरली, उसको कहते हैं विशिएटेड। अब देखो राइज, अराइज और रेस, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। फटाफट से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। स्क्रीन को फ्रीज करके तीनों में मैंने क्लोज टेस्ट बनाया छोटा सा, आप चूज करके बताएं क्या आएगा। चलो देखो, अगर जिन्होंने नोट्स बनाए थे उस दिन, 2 दिन पहले मैंने करवाया है, वो तो अच्छे से कर देंगे। अब जो नहीं कर पा रहे हैं ना, पुराने वाले एडिटोरियल जरूर देख लेना, उनमें मैं करवा चुका हूँ। फटाफट एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अराइज का मतलब है खुद उठ खड़े होना। राइज का मतलब है खुद उठ खड़े होना। रेज का मतलब है किसी चीज़ को खड़ा करना। तो इन दोनों का तो एक ही मतलब है। इसका मतलब है किसी चीज़ को खड़ा करना। जब आप खुद खड़े होते हो तो राइज होते हो, जब आप किसी और को खड़ा करते हो तो रेज करते हो। समझ गए ना। तो रेज के बाद में एक नाउन आएगा, इसकी वर्ब, इसका जो ऑब्जेक्ट बन के। राइज और अराइज के बाद में दूसरा नाउन नहीं आ सकता। अच्छा सर, इन दोनों का मतलब खुद खड़े होना है, तो राइज और राइज में फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब अगर एक ही है तो राइज का मतलब है फिजिकल मूवमेंट, आप बेंच से खड़े हो गए है ना, किसी चीज़ का प्राइस ऊपर आ गया, राइज हो गया। अराइज का मतलब है कोई सवाल उठ खड़ा हुआ, कोई डाउट उठ खड़ा हुआ, कोई ज़रूरत उठ खड़ी हुई। समझ गए ना। ऐसी चीज़ जो पैदा होती है, उठ खड़ी नहीं होती, एक्चुअली में पैदा होती है ना, तो उसको कहते हैं अराइज होना। और किसी चीज़ का ऊपर जाना उसको कहते हैं राइज होना। तो इनका मतलब एक ही हिंदी में, पर इंग्लिश में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। फटाफट इसमें देखेंगे। मैं कह रहा हूँ चॉपर रेज, देखो कैन राइज अराइज या रेज इन एयर। चॉपर हवा में ऊपर उठ सकता है ना, राइज अराइज या रेज इन एयर। रेज का तो सवाल ही नहीं है, रेज अगर लगाऊं तो इसका मतलब होगा उठा सकता है। चॉपर तो खुद उठेगा हवा में, उठा तो रहा नहीं। और ना इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, अगर उठा सकता होता तो नाउन भी बताते हम किस चीज़ को उठा सकता है। नाउन नहीं आ रहा, खुद उठ नहीं रहा, तो लगेगा राइज या अराइज। अब देखो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है नहीं चॉपर, कोई डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो, तो अराइज भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा? राइज। चॉपर कैन राइज इन द एयर एंड डैश द ड्राउनिंग पीपल इन द सी। और वो राइज कर सकता है, राइज कर सकता है, रेज कर सकता है, उठा सकता है डूबते हुए लोगों को सी में से। अब देखो अब उठ नहीं खड़ा होगा, अब उठाएगा। अगर उठाएगा तो रेज करेगा, रेज द डाउनिंग पीपल इन द सी। जो चॉपर है हवा में खुद ऊपर जा सकता है और डूबते हुए लोगों को ऊपर ला सकता है। कहने का मतलब ये। तीसरा, इफ द नीड अराइजेस, अगर नीड आन पड़ी होती है, अगर ज़रूरत आन पड़ी होती है। ज़रूरत है, डाउट है, तो क्या लगाएंगे? अराइजेस। समझ रहे हो ना पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? चॉपर खुद उठ रहा है इसलिए राइज लग रहा है, चॉपर लोगों को उठा रहा है इसलिए रेज लग रहा है, और नीड खुद आन पड़ी हो रही है, नीड है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो राइज नहीं अराइज आएगा। इस तरीके से लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार वाले क्विज में पूछा था एडिटोरियल में, आज हो गया आपका क्लियर। कह रहा है विद इन अ मैटर ऑफ डेज द SC हैज स्ट्रक 2 blows फॉर फ्री स्पीच एंड प्रेस फ्रीडम। कह रहे कुछ दिनों में ही, महज कुछ दिनों में ही हमारी जो SC है ना, हाई कोर्ट है, उसने स्ट्राइक कर दिया है, हैज़ प्लस में V3, उसने लगा दिए हैं 2 मुक्के, 2 ब्लोज, 2 वार। किस पे? फ्री स्पीच के लिए और प्रेस की फ्रीडम के लिए। तो इन दोनों चीज़ों के, फ्री स्पीच और प्रेस की फ्रीडम की वकालत करते हुए HC ने 2 मुक्के सरकार को मारे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इनफैक्ट ज़्यादा था। आज की डिफ़िकल्टी लेवल 9.5 है। अगर इस एडिटोरियल को आपने 60% खुद से पढ़ा है ना, यू आर वेल ऑन योर वे ऑन द राइट ट्रैक। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करें सर? देखो ये तो आप पढ़ ही रहे हो, ये टेस्ट मैच आपका नेट प्रैक्टिस आपको करनी है चैनल के ऊपर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर। कौन सी प्लेलिस्ट है? फिर से बता देता हूँ, हर रोज़ बताता हूँ मैं। टोटल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चैनल पे जाओ, होम पे रखिए। 12, 13, 14 वीडियोज़ आ गई हैं, 10 से 12 घंटे की ये सारी वीडियोज़ हैं। इसमें ये जो सब करवा रहा हूँ ना मैं आपको, इसकी नींव है, इसका बेस है। बेस को सीखोगे और मज़ा आएगा। ज़रूर से इन वीडियोस को फॉलो करें। बहुत लोग कर रहे हैं,
इनकी तो व्यूज़ भी बहुत अच्छी खासी हो गई हैं। जनरली इतनी व्यूज़ मेरी नहीं आती हैं जितनी इन वीडियोस पे आ चुकी हैं। तो ज़रूर से फ़ायदा उठाएं। बेसिक लेवल से इंग्लिश को मैंने उठाना शुरू किया है इन वीडियोस के जरिए। इजाज़त लूँगा, अगली वीडियो तक के लिए साइनिंग आउट।